जल्दी हो जाए। केमिस्ट्री 12th का लास्ट यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। आपको बता दें कि इसका इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने से भी पहले कुछ हम बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देने जा रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि अभी तक जितने भी चैप्टर्स आप लोग पढ़े उसमें सबसे ज्यादा मन आप लोग को इसमें लगे, क्योंकि आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म, जिसमें आप जानेंगे, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े कि दो तरह का आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। यहां भी आप स्टडी करेंगे। और उसके बाद वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सारा मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। तो एकदम जीरो लेवल से यहां स्टार्टिंग दे रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को मन लगे। पीछे के किसी चैप्टर से, 12th के किसी चैप्टर से इसका कनेक्शन नहीं है। सिर्फ 11th के केमिकल बॉन्डिंग के कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बेसिक जानकारी आपके पास रहे तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप जितना सीरियस हम हैं आपके पढ़ाई के प्रति, उतना आप थोड़ा सा मन लगाइए। और उसके बाद देखिए कि आपको जो अलग से टाइम देना पड़ता है घर पर नहीं देना पड़ेगा। इस चैप्टर के लिए चैप्टर साथ साथ हमारे साथ साथ आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा जाए, और वो कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके बेसिस पर आप लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटालिक एटम, आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन सभी टर्म को हमेशा के लिए अपने माइंड में रख पाएंगे और बिना मेहनत के आप उसको डिफाइन कर पाएंगे। आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जीरो लेवल से देखते हैं K4FeCN का होल 6 का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपको बता दें कि इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है वो है पोटेशियम के, कार्बन के, नाइट्रोजन के और आयरन के। यही 4 एलिमेंट मिलकर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन, पोटेशियम 192881 यानी इसके आउटर ऑर्बिट में 1 है, कार्बन 624 आउटर ऑर्बिट में 4, नाइट्रोजन 725 आउटर ऑर्बिट में 5, आयरन 26। इसका हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं ताकि आप समझ पाए। यहां पर हो गया 3s2 3p6। तो इतना से आप सभी स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे 18। और अब बच गया 3d6 4s2 यानी यहां हो गया 20 और ये हो गया 26। अब यहां K4FeCN6 के डिसोसिएशन को थोड़ा समझा जाए। ये डिसोसिएट होता है ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम आयन और हेक्सासाइनोफेरेट आयन में। हमने इसका नेम क्या बोला इस आयन का? हेक्सासाइनोफेरेट आयन। जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है उतना नेगेटिव चार्ज। कैसे हुआ ये सारा एक्सप्लेनेशन अभी तुरंत आप देख पाएंगे इसके पूरे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। तो पोटेशियम आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। 1 इलेक्ट्रॉन के लॉस से ये K+ आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब बच गया हेक्सासाइनोफेरेट आयन का फॉर्मेशन, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। इसी को समझने के बाद आपका ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको मन लगने लगेगा और हर एक बात जो आप बिना याद किए माइंड में रख पाएंगे। साइनाइड आयन पर अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। साइनाइड के कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जब हम देख पा रहे हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट आप कंप्लीट देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया लेकिन कार्बन नहीं पूरा कर पाया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ साइनाइड आयन हमेशा एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन रखता है। एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से देना होगा तब तो जाकर सभी मतलब दोनों एटम का ऑक्टेट पूरा होगा। तो यहाँ पर हर साइनाइड आयन को, प्रत्येक साइनाइड आयन को अलग से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। टोटल साइनाइड 6 है तो ऐसा ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 में से कितना दिखाई दे रहा है पोटेशियम लॉस करेगा? 4। तो इस पूरे कंपाउंड में 2 मेटालिक एटम है।
एक है पोटेशियम और एक है आयरन। अगर पोटेशियम ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो आयरन को अब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा, तब जाकर सभी साइनाइड आयन को एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल पाएगा। तो इस तरह से आप यहां देख रहे हैं कि साइनाइड एक एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है उसका, कार्बन और नाइट्रोजन। ये सभी साइनाइड आयन एक एक निगेटिव चार्ज रखता है क्योंकि ये तभी ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर पाता है। तो इस तरह से ये सभी साइनाइड आयन आ चुके हैं और सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से, इसका एक लॉस करने से 288 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कौन है जो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा है? आयरन। तो आयरन यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आयरन 12 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 12 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले, देख लीजिए यहां Fe बन गया था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है और टोटल इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है 24 और ये 12 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया। 12 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये टोटल हो जा रहा है 36 इक्विवेलेंट टू क्रिप्टन। इक्विवेलेंट टू क्रिप्टन। इस तरह इस कंपाउंड में प्रेजेंट प्रत्येक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। आपको एक चीज और जानना है कि एक ऐसे कंपाउंड का आप स्टडी कर रहे हैं जिसमें तीनों तरह का केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट, कोऑर्डिनेट तीनों प्रेजेंट है। यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि पोटेशियम आयन और हेक्सासाइनोफेरेट आयन में इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड है, इसने 4 लॉस किया, इसने 4 गेन किया। कोवायलेंट बॉन्ड सी और एन के बीच है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड Fe और साइनाइड आयन के बीच है। फिर यहां पर फेरस आयन और साइनाइड आयन के बीच है। तो ये एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस पूरे कंपाउंड में तीनों बॉन्ड का यूटिलाइजेशन हुआ है, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट और कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं अपने टर्म पर। जो ये बेसिक जानकारी आप ले लिए, इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है आप खुद देख पाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फुल एक्सप्लेनेशन कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे आप अपने माइंड में थोड़ा थोड़ा उसी तरह से समझ सकते हैं। जैसे दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम आपके सामने लिख रहे हैं CONH3 का होल 6 Cl3। तीसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिख रहे हैं FeC2O4 3-। चौथा NiCO का होल 4। पांचवा NiNH3 का होल 6 Cl2। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक और FeCO का होल 4, होल 5 बल्कि। अब इन सभी को देखते हुए कंप्लीट इंट्रोडक्शन क्लास आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सबसे पहले जो आप देख रहे हैं उससे डिफिनेशन कंप्लीट कीजिए ताकि आपको कभी याद नहीं करना पड़े। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम, सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल और पॉजिटिव और निगेटिव केमिकल स्पेसिस से जुड़ा होता है, कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव केमिकल स्पेसिस से जुड़ा होता है, इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं कि इसको किसी सॉल्वेंट सिस्टम में अगर डिसॉल्व करें तो ये अपने कंपोनेंट आयन में नहीं डिसोसिएट होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में था बेसिक जानकारी। अब हम ले चलते हैं इस चैप्टर के कंप्लीट बेसिक नॉलेज को देने।
ध्यान दिया जाए। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दो पार्ट होता है। एक होता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है, उसको हम नाम देते हैं आईएस, मतलब आयनाइजेशन स्फीयर। और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दोनों के मिलने से बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो पार्ट होता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब भी आप बोलेंगे आपके माइंड में ये तुरंत आ जाना चाहिए, एक ऐसे स्फीयर का बात हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जहां सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव केमिकल स्पेसिस से के माध्यम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, यानी यही वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो कहीं भी डिसोसिएट नहीं होता है, जैसे दिख रहा है वैसे ही सॉल्वेंट सिस्टम में रहेगा। इसी के चलते इसका नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पड़ा है, क्योंकि ये अपने आयन का टेस्ट नहीं देता है कि हमारे अंदर कौन कौन से आयन्स हैं, इसके बारे में ये नहीं बताता है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट में दो होता है। एक होता है सीएमए, सेंट्रल मेटालिक एटम। सेंट्रल मेटालिक एटम होता है एक, सेंट्रल मेटालिक एटम। और एक होता है लिगेंड्स, यानी सेंट्रल मेटालिक एटम से जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसको हम लिगेंड्स बोला करते हैं। तो ये लिगेंड्स है, ये सेंट्रल मेटालिक एटम है। और जितनी संख्या में लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उस संख्या को इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के दुनिया में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर, एक सेंट्रल मेटालिक एटम, एक लिगेंड्स, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक आयनाइजेशन स्फीयर। इतने टर्म को आप अगर क्लियर रखेंगे तो पूरा ये चैप्टर का बेसिक जानकारी क्लियर होने पर आपको अच्छे से आगे का हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो आयनाइजेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का पार्ट, जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर स्थित होता है उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वैसा स्फीयर जिसमें सेंट्रल मेटालिक एटम लिगेंड्स के माध्यम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड और या सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, या चारों तरफ सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल और पॉजिटिव स्पेसिस से जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। वो केमिकल स्पेसिस जो सेंट्रल मेटालिक एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है या सेंट्रल मेटालिक एटम के चारों ओर स्थित होता है उसको हम कहते हैं लिगेंड्स। और लिगेंड्स तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। सेंट्रल मेटालिक एटम, द मेटालिक एटम विच इज सराउंडेड बाय a number of negative, positive और neutral chemical species is called central metallic atom। तो यहां अपने central metallic atom, ligands और coordination number क्या है, लास्ट बार the number of coordinate bond formed by ligands with central metallic atom is called coordination number। फिर से ligands सेंट्रल मेटालिक एटम से जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसकी संख्या को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटालिक एटम, इसको आप देखते हुए सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं यहां पर ये लिगेंड्स है और ये लिगेंड जितनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है सेंट्रल मेटालिक एटम से, इसकी संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटालिक एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब आप सभी स्टूडेंट जो समझ गए, अब इसको थोड़ा सा स्पीडली जवाब देना है कि आपने जो समझा। चलिए जल्दी से बताइए, CONH3 के होल 6 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? FeCO के होल 5 में कोऑर्डिनेशन नंबर, NiCO के होल 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर, NiNH3 के होल 6 में। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ गए। लिगेंड्स बताइए, इसमें लिगेंड्स कौन है? इसमें लिगेंड ये ऑक्सलेट आयन है। ये ऑक्सलेट आयन ऑक्जेलिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन हटाते हैं तो C2O4 माइनस तैयार होता है, माइनस माइनस। तो ये ऑक्सलेट आयन एज ए लिगेंड्स है। यहाँ लिगेंड्स
यहाँ सेंट्रल मेटालिक एटम, यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में कौन है, Cn, और यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर में Cn। तो आप कभी ये माइंड में नहीं रखेंगे कि आयनाइजेशन स्फीयर लेफ्ट में होता है या राइट में होता है। जो काउंटर आयन होगा लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी। जैसे पोटेशियम K4Fe के होल 6 में, यहां पर बता सकते हैं आप लोग जल्दी से कौन आयनाइजेशन स्फीयर में है, पोटेशियम। ठीक है, तो ये था आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, लिगेंड, सेंट्रल मेटालिक एटम। ठीक है, अब एक सिस्टम में पूरे चैप्टर को जैसे आप क्लास नोट्स में लिखे हैं वैसे समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड which are not dissociated into their component ion into the solution state is called coordination compound। अब यहां पर एक चीज समझना है, सॉल्ट लगभग 5 या 6 टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट। तो यहां पर दो बड़े बड़े सॉल्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और एक होता है डबल सॉल्ट। तो ये जितने देख रहे हैं ये सभी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, और डबल सॉल्ट का बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, फिटकिरी, पोटास एलम, K2SO4, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। तो ये है आपका पोटास एलम फिटकिरी। आपको बता दें कि डबल सॉल्ट नाम से ही स्पष्ट है कि 2 सॉल्ट होगा, पढ़िए, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो कहने का मतलब यह है कि आज के बाद देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये डबल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को पहचानने का नियम कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर आयन इसका एक रहेगा, तो यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट इसका पहचानने का नियम होगा। डबल सॉल्ट को पहचानने का नियम होगा कि इस तरह से 2 सॉल्ट होंगे, जैसे देखिए KCl.MgCl2.7H2O, यहाँ पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 2 सॉल्ट हुआ, एक पोटेशियम का एक मैग्नीशियम का। यहां पर देखिए पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो 2 मेटल के सॉल्ट है, एक पोटेशियम सल्फेट और एक एल्युमिनियम सल्फेट। यहां पर आप जब भी इस फिटकिरी को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट आयन है वो मतलब सामने दिखने लगता है, तो ये 2K+SO4 माइनस, और अगर आप Al2SO4 को भी देखेंगे तोड़कर तो ये भी अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाता है, 2Al+++, 3SO4 माइनस। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि जो डबल सॉल्ट है वो उसको डिसॉल्व करने पर वो अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये अपने कंपोनेंट आयन में डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे तो निश्चित है कि अपने कंपोनेंट आयन के प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, लेकिन ये जब डिसोसिएट ही नहीं होता है तो ये कंपोनेंट आयन के प्रॉपर्टी को नहीं दिखाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सभी कंपाउंड को एक सिंगल एंटिटी के रूप में स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसको अलग रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, जबकि डबल सॉल्ट में ऐसा बात नहीं है, पूरे कंपाउंड को एक साथ रखा जाता है। इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है ताकि पता चले कि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट को जानना है कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स का डिफिनेशन सुनने से पहले यहां पर देखते हुए आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो पार्ट, वो हिस्सा जहां सेंट्रल मेटालिक एटम बहुत सारे न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेसीज द्वारा जुड़ा होता है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यानी द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटालिक एटम इज सराउंडेड बाय नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल केमिकल स्पेसीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स को कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स को एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आज के बाद देखते ही यहां पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया गया। द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहां आप देख सकते हैं ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है,
और ये कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो एनायनिक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से आपका आज का क्लास कंप्लीट हुआ।